हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और सेफ होंगे और घर पर होंगे। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, वापस आपके सामने हाजिर हूँ एक नए थॉट और एक नई ज्ञान के साथ। तो चलिए देखते हैं आज क्या है हमारे पिटारे में फिजिक्स के। और अगर आपने अपनी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हो तो सबसे पहले जाइए और पुरानी वीडियोज़ को देखिए, तब आप समझ पाएंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था अबाउट कूलॉम लॉ, हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलॉम फोर्स के बारे में, जो कि दो चार्जेस के बीच में लगता है, और इसके लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स, ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। तो आज क्या है हमारे पिटारे में, चलिए देखते हैं। आइए, आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा है, हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम फोर्स का डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम फोर्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो कूलॉम फोर्स के बारे में किया। आज हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम फोर्स। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कूलॉम फोर्स, क्या है प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखते हैं क्या था कूलॉम फोर्स। व्हेन टू चार्जेस Q1 and Q2 are at some distance small r from each other, are separated by some distance small r from each other, then there will be a force called coulomb force between them. That is coulomb force F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square in vacuum. Number second, F dash equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K dielectric constant. This all we have discussed in previous for dielectric. Yes, this all we have discussed. This is the force between two charges in vacuum and in dielectric medium, some medium. Clear? Now today we have discussed about these property of these forces. Now what properties, what characteristics of these forces? Number first, see what, how many characteristics, properties. Number first, if you see here, F directly depend 1 upon r square. Either F or F dash दोनों किस पे डिपेंड करे, r square. This law is called inverse square law. This is called inverse square law. That means Coulomb force, पहली प्रॉपर्टी, Coulomb force obey inverse square law. Coulomb force किसको obey करता है? Inverse square law को follow करता है. Coulomb's law, Coulomb force obey inverse square law. Number second, it may be attractive or repulsive. क्लियर? ये हो सकता है अट्रैक्टिव हो और हो सकता है ये रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर ये चार्जेस दोनों क्या हो, प्लस प्लस हो या फिर दोनों लाइक चार्जेस हो, so they will repel to each other, and if they are opposite they will attract to each other. Earlier also we have discussed in properties of forces में, yes or charge. Number third, Coulomb force is spherically symmetric. Very important characteristic. Coulomb force is spherically symmetric force. What is the meaning of it? See, if you have a charge Q1, around this charge if you draw a sphere, at a sphere radius will be equal, and equal distance you will put another charge Q2. At every point of this sphere, the force will come to same. That means the sphere around the charge, at every point around that sphere, on the sphere, at every point the force will be remain same. So that means the Coulomb force is spherically symmetric. Spherically symmetric है, एक स्फीयर में वैल्यू सेम आए, सिमेट्रिकली इक्वलिटी में आएगा। फोल्डिंग होता है ना कि सेम कट में हो जाए, तो वैसा है। स्फेरिकली क्या है? सिमेट्रिक. नंबर 4, इट इज सेंट्रल फोर्स. इट इज सेंट्रल फोर्स. ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है. सेंट्रल फोर्स में अगर ये दो चार्जेस के बीच लग रहा है Q1 और Q2, इट विल बी अलोंग द लाइन विच जॉइन देयर सेंटर. ये किसके अलोंग होगा? अलोंग द लाइन विच जॉइन देयर सेंटर. मतलब ये कूलॉम फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग लगेगा जहां वो उनके सेंटर्स को जॉइन कर रहा है. मतलब जैसे इनके सेंटर को जॉइन करने वाली लाइन ये है, दिस लाइन इज गोइंग टू जॉइन दीज सेंटर्स. तो कूलॉम फोर्स ऐसे काम नहीं कर सकता. कूलॉम फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग काम करेगा जहां वो
उनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है। क्लियर? तो इट इज सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है ये? इट इज ए सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। नंबर 5th प्रॉपर्टी, इट इज इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। ये दो बॉडी के बीच में कैसा फोर्स है? इंटरेक्टिव फोर्स है। इट इज इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडी। ये दो बॉडी के बीच में इंटरेक्टिव फोर्स है। क्या मीनिंग हुआ इंटरेक्टिव फोर्स का? मीन्स अगर आप दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में फोर्स निकाल रहे हैं, अगर वहां कोई और चार्ज Q3 भी है तो उसका इन दोनों के बीच के फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, वो इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों के बीच में जब फोर्स आप निकाल रहे होंगे तब 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर किया जाएगा। Q3 का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स कूलम्ब फोर्स इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। तो किसी और चार्ज के प्रेजेंस पे ये इफेक्ट नहीं होता है। सो दीज आर द क्वालिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्फेरिकल and these are the central forces. Clear? So this is the properties of coulomb force. Is it clear? I think तो बहुत आसान है और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से आप उनसे सीख भी सकते हैं। चलिए अब करेंगे हम, क्या निकालना है हमने? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। ये हमारा टास्क है। हमने प्रूफ करना है कि कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है? वेक्टर फोर्स है। कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है? वेक्टर फोर्स है। तो इसे चेक करते हैं। देखिए, इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? वी नो न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? F इक्वल टू ma। ए क्या है? यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। अगर ये वेक्टर है तो अगर हम वेक्टर लगाएंगे एफ, किसी भी वेक्टर को अगर किसी नंबर से या किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है? वेक्टर। इसका मतलब फोर्स इज वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें प्रूव करना है कि कूलम्ब फोर्स भी वेक्टर है या नहीं है। कूलम्ब फोर्स एक वेक्टर फोर्स है या नहीं है, ये हमने चेक करना है। चलिए चलते हैं चेक करने के लिए। क्या करेंगे कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फोर्स प्रूव करने के लिए? आप करेंगे लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। दो चार्जेस कंसीडर कीजिए। दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज Q2। लेट दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। किससे सेपरेटेड है? डिस्टेंस r से। अगर ये दोनों चार्जेस कैसे हैं? प्लस हैं। लेट दीज टू चार्जेस आर पॉजिटिव। तो Q1 किससे रिपेल करेगा? सेम लाइक चार्जेस आर रिपेल। सो Q1 विल रिपेल टू Q2 एंड Q2 विल रिपेल टू Q1। और कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। मतलब वो उसी लाइन पर काम करता है जिस लाइन पर, जो लाइन उनके सेंटर को ज्वाइन करती है। तो ये है वो लाइन जो इनके सेंटर को ज्वाइन कर रही है। तो दिस फोर्स विल वर्क अलोंग दिस लाइन। तो इस पर एक फोर्स लगेगा। लेट दिस चार्ज इज 1 एंड दिस चार्ज इज 2। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसे क्या कहेंगे? F21। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और इसे क्या कहेंगे? F12। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये इसे रिपेल करेगा और ये इसे रिपेल करेगा। और ये दोनों फोर्सेस किस पर काम करेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, बिकॉज इट इज सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स है। ऐसे टेढ़ा काम नहीं करेगा ये फोर्स। मतलब F यहाँ को हो जाए ऐसे काम नहीं करेगा F21। क्यों? क्योंकि ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। तो लाइन जॉइन देयर सेंटर अलोंग दैट लाइन इट विल वर्क। उसी लाइन पर काम करेगा जिस लाइन को वो उसे जॉइन करते हैं। तो चलिए अब हम क्या जानते हैं? वी नो कूलम्ब फोर्स। क्या होता है कूलम्ब फोर्स? कूलम्ब फोर्स है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर फॉर वैक्यूम। किसके लिए है? फॉर वैक्यूम। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका? F वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4πε0। स्केलर है, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा सकते हम। Q1 Q2 भी क्या है? स्केलर है। r स्क्वायर पोजीशन वेक्टर है तो इसके बदले इसके यहाँ पर क्या लगाएंगे? कप्पा। r कप्पा। r कप्पा उसका क्या है? यूनिट वेक्टर, उस डायरेक्शन का। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। अब हमें तो पता नहीं है एक्स एक्सिस में ही होगा कि, तो उसके बदले हम यूनिट वेक्टर r कप्पा लिख रहे हैं। r कप्पा क्या होगा? वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। क्लियर?
तो ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, कितना आएगा F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब देखिए फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकालना है, तो हम मतलब यहां से देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो डिस्टेंस भी यहीं से निकाली जाएगी। देखिए हम किस पर फोर्स निकाल रहे हैं, वन पर, F12 फर्स्ट पर सेकंड के कारण कितना फोर्स लगा, भाई इस एंड में इससे कितना फोर्स लग रहा है देखेंगे, तो ये डिस्टेंस तो देखेंगे, यहां से यहां तक की देखेंगे, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू देखेंगे तो ये डिस्टेंस कहां से आएगी, 2 से लेकर 1 तक, 2 1 का स्क्वायर R21 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन 1 1 2, यहाँ 2 1 आएगा क्योंकि फोर्स ऑन वन 2 से लेकर 1 तक। अब बात करेंगे फॉर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21 वेक्टर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R। अब देखिए फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, 2 पर, ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो डिस्टेंस ये होगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 करते हैं तो 2 से लेकर 1 तक की, 2 पर फोर्स निकाल ले तो 1 से लेकर 2 तक की, तो क्या आएगा R12 स्क्वायर R12 क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब बात करिए देखिए हियर, अब ध्यान से देखिए ये Q1 है और ये क्या है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी है R, ये 1 है ये 2। अगर मैं यहां से इसे रेफरेंस पॉइंट मान लो, इसे 0,0 कह दूं, Q2 के सेंटर को 0,0 करूं, तो 2 से 1 तक की डिस्टेंस कौन से एक्सिस में पड़ेगी, माइनस एक्स एक्सिस में। कौन से एक्सिस में पड़ेगी, माइनस एक्स एक्सिस। और सिमिलरली अगर मैं ये Q1 है और ये क्या है Q2, ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई R, अगर इसे मैं 0,0 कर लूं तो ये कौन से एक्सिस में पड़ेगी, प्लस एक्स एक्सिस में। कौन से एक्सिस में आएगी, प्लस एक्स एक्सिस। इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं तो R21 कैप, R21 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, R12 के, R1 से लेकर 2 तक के, लेकिन किस फॉर्म होगा, माइनस फॉर्म। देखिए एक ये माइनस में आ रहा है और ये प्लस में, दोनों एक ही चीज है, 2 से 1 माइनस में, 1 से 2 प्लस में, 2 से 1 माइनस में, 1 से 2 प्लस में, तो दोनों इक्वल और अपोजिट में, ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 में रख देंगे इसको माइनस को, तो क्या आएगा F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, है ना। तो इसका मतलब है कूलॉम फोर्स, अगर मैं यहां से देखूं 1 से देखूं 2 को तो प्लस है, और अगर 2 से देखूं 1 को तो माइनस है। तो इस देखने की कंडीशन क्या बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदलने के साथ देखिए 2 से 1 मान लो प्लस है, 1 से 2 माइनस, तो क्या होगा, डायरेक्शन के साथ इसका क्या बदल जा रहा है, साइन बदल जा रहा है। इसका मतलब इट इज वेक्टर फोर्स। कैसा फोर्स है, वेक्टर फोर्स, क्योंकि वही चीज बदल जाती है डायरेक्शन के साथ जो वेक्टर होती है। इसका मतलब कैसा फोर्स है, वेक्टर फोर्स। और ये कैसा दिखाई दे रहा है, उस एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। सो कूलॉम फोर्स एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसलिए कहा जाता है कि कूलॉम जो फोर्स है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्या करता है, एग्री करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रूव दैट कूलॉम लॉ एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर। तो जब आप 1 2 निकाले, फोर्स ऑन 1 निकाले ड्यू टू 2, तो डिस्टेंस कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो आप यहां से यहां की 2 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यहां से देखेंगे 1 2। क्लियर, 1 और 1, इट इज क्लियर। तो यहां पर 3 क्वेश्चन आता है, प्रूफ कूलॉम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, प्रूव दैट कूलॉम फोर्स इज ए वेक्टर फोर्स, प्रूव दैट कूलॉम फोर्स एग्री विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो तीनों का आंसर एक ही चीज है, आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं कूलॉम फोर्स इज ए वेक्टर फोर्स। कूलॉम फोर्स कैसा फोर्स है, एक वेक्टर फोर्स है, डायरेक्शन के साथ वो बदल जाता है। अब बात करते हैं हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन हमारे बात आता है टू कंपेयर, हमें क्या करना होता है, टू कंपेयर कूलॉम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें कंपेयर करना होता है कूलॉम फोर्सों को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। किस किस को, कूलॉम फोर्स और नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को हमें कंपेयर करना है। क्यों कंपेयर करना है, बात समझ जाना चाहिए। कूलॉम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। दोनों कैसे फोर्सेस हैं, फंडामेंटल फोर्सेस है, मतलब एप्लीकेबल होंगे हर जगह, आप चाहे देखें या न देखें ये फोर्सेस लग रहे होंगे।
तो हमें इन दोनों में कंपेयर करना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो उनका फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और डाइलेक्ट्रिक होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, इसके अंदर क्वालिटी है इस कूलॉम फोर्स। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स किस में काम करता है, दो मासेस में, m1 लेट टू मासेस m1 एंड m2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन बिटवीन देम देयर इज अ फोर्स F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर g क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों कहते हैं इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू इस यूनिवर्स में हर पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितनी, -11। ये इस यूनिवर्स में हर पॉइंट पर क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहाँ पर इसे 1/4πε0 को केवल क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लेकिन ये फिक्स नहीं होती। वैक्यूम में इसकी पॉइंट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हुई। फॉर डाइलेक्ट्रिक, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करूं तो वहां पर F हो जाता है 1/4πε0 K हो जाता है ना। इसका मतलब अब ये वैल्यू बदल गई, तो ये वैल्यू फिक्स तो नहीं है, K आ गया ना, यहाँ पर K आया तो इसका मतलब ये वैल्यू बदल जाएगी, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा। ये क्या है, एक सिंपल कांस्टेंट है, जबकि ये कैसा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब क्या चीज है, नंबर फर्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर फर्स्ट, F डायरेक्टली डिपेंड ऑन 1/r स्क्वायर, दैट मींस इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसे कौन सा लॉ बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पर भी अगर आप देखें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि कूलॉम फोर्स, कहेंगे कि कूलॉम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। बोथ आर ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। क्लियर। नंबर दूसरा, इट इज फंडामेंटल फोर्स। ये कैसा फोर्स है, फंडामेंटल। यहां पर इट इज ऑल्सो फंडामेंटल, ये भी कैसा है, फंडामेंटल है। फंडामेंटल मतलब ये लगेंगे ही लगेंगे, इनके लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। अपने आप किसी भी बॉडी में चार्ज होगा ही होगा, और किसी भी बॉडी का मास होगा ही होगा। जिसका मास होगा उसी को तो मैटर कहते हैं। तो ये कैसे फोर्सेस है, दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस है। दोनों कैसे फोर्सेस है, फंडामेंटल। नंबर थर्ड, इट इज सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है, सेंट्रल, सेंटर टू सेंटर की लाइन पर काम करता है। ये भी कैसा फोर्स है, इट इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। ये भी कैसा फोर्स है, ये भी सेंट्रल फोर्स है। मतलब ये भी उन दोनों लाइनों को ज्वाइन करने, उन दोनों चार्ज या उन दोनों मासों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग काम करेंगे। क्लियर। बोथ आर सेंट्रल फोर्स है, दोनों ही क्या है, सेंट्रल फोर्सेस है। ये भी सेंट्रल फोर्स है और ये भी है। नंबर 4, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। यहां पर क्या करेंगे, इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है और ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यह है इनमें सिमिलरिटीज, सेम चीजें जो इनके अंदर दिखाई देती हैं। दोनों में क्या है, सेम चीजें। दोनों ही 1/F डायरेक्टली 1/r स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं, दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं, सेंटर टू सेंटर काम करने वाले। दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ये क्वेश्चन आता भी है, राइट नेम ऑफ टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। कूलॉम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कूलॉम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। क्लियर। तो ये है इनमें सिमिलरिटी। अब बात करते हैं कुछ डिससिमिलरिटी, कुछ अलग जो इन दोनों में हटकर हो, एक में हो एक में ना हो। देखिए कूलॉम फोर्स में नंबर 1, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी। प्लस प्लस में अगर देखें तो कैसा है, रिपल्सिव है, और अगर प्लस माइनस में देखें तो क्या है, अट्रैक्टिव है। बिकॉज चार्जेस आर टू टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज ओनली
अट्रैक्टिव। ये केवल क्या है, अट्रैक्टिव है, क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मास हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है केवल, और ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। नंबर सेकंड, इट्स पार्टिकल्स आर फोटोन। ध्यान से देखिएगा, इनके इसके जो पार्टिकल हैं, मतलब ये फोर्स को लगाने, अभी दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो इनविजिबल तो जरूर है, लेकिन उनके बीच में कुछ पार्टिकल जरूर होंगे जो उनको फोर्स लगाने के लिए फोर्स को अप्लाई करवा रहे होंगे। तो कोई तो चीज होता है जो उनके बीच में फोर्स को अप्लाई कराता है, जैसे ब्रेक है, ब्रेक और टायर के बीच कुछ तो जुड़ा होता है, जो ब्रेक दबाने से टायर को फोर्स अप्लाई होता है, कुछ तो चीज जुड़ी होती है। सिमिलरली यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको, लेकिन इनविजिबल फॉर्म में कुछ तो मीडियम होगा, उस मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं जिनमें कूलॉम फोर्स लगता है वो कौन होते हैं, फोटोन होते हैं। और यहां पर अगर बात करें, इट्स पार्टिकल्स आर ग्रेविटोन्स। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेविटोन्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिनकी वजह से लगता है वो कौन है, ग्रेविटोन्स है, और कूलॉम फोर्स जिनकी वजह से लगता है वो कौन है, फोटोन है। वो कौन है, फोटोन। फोटोन की वजह से क्या लगता है, कूलॉम फोर्स। और ग्रेविटोन्स मतलब इनके बीच में कौन से पार्टिकल होंगे, ग्रेविटोन्स होंगे, इनविजिबल। और इनके बीच में कौन से पार्टिकल होंगे, फोटोन्स होंगे, एनर्जी, जिनकी वजह से ये लगेगी। नंबर, इट इज नॉट यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है, मतलब ये हर जगह पर एक जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मीडियम बदलने से, के बदलने से ये बदलता रहेगा। इस फोर्स की वैल्यू के पर डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड कर रही है, जबकि यहां पर ये क्या है, कांस्टेंट है। इट इज यूनिवर्सल लॉ। ये कैसा लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है। कैसा लॉ है, यूनिवर्सल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, जो मीडियम पे डिपेंड करता है वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वैल्यू बदलती रहेगी। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये यूनिवर्सल लॉ है। तो ये है कुछ डिसिमिलरिटी इन दोनों फोर्सेस की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके जो पार्टिकल हैं कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, जो कूलॉम फोर्स में पार्टिकल है वो कौन है, फोटोन्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो पार्टिकल है वो क्या है, ग्रेविटोन्स है। क्या है, ग्रेविटोन्स है। तो ये है आपका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमने कंपेयर किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा, कंपेयरिंग ऑफ कूलॉम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों को हमने इसमें डिस्कस किया। अब है हमारे पास कूलॉम फोर्स के कुछ बेहतरीन, जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल, प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, कर रहे हैं। जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उससे पहले देखिए, न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। पहले आपको सबसे पहले फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है किसी भी। दूसरी बात, इस फॉर्मूले में आपको समझना होगा कि हम साइन नहीं रखते हैं, हम केवल क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। साइन के लिए हम क्या दिखाते हैं, अगर वो अपोजिट लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपल करेंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। नंबर सेकंड, कुछ यूनिट ऑफ चार्ज हमने डिस्कस किया था प्रीवियस। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलॉम, सी से दिखाते हैं। तो इसके और भी यूनिट होती है। अगर आपको आ गया मिली कूलॉम तो इसे 10⁻³ कूलॉम, माइक्रो कूलॉम 10⁻⁶ कूलॉम, मान लो आपका नैनो कूलॉम 10⁻⁹ कूलॉम, पीको कूलॉम 10⁻12 कूलॉम। तो ये भी स्मॉल यूनिट्स आ सकती हैं कूलॉम की, तो उसे हमने कन्वर्ट करना होता है न्यूमेरिकल में। बाकी न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल में आते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, चलिए पहली वेराइटी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन दिया होता है इस तरह से, बोथ दिस इज ए ट्रायंगल, इस टाइप ऑफ ट्रायंगल, इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर इक्वल, इक्विलैटरल, ए बी सी। कैसा ट्रायंगल है, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड at its corner there are few charges, plus q, plus q and plus q. At every corner there is few charges. Find, हमने क्या करना है, find total force at A। हमने A पर क्या निकालना है, टोटल फोर्स बताना है कि A पर कितना होगा। देखिए क्या होता है क्वेश्चन दिया होता है, if 3 charges plus q are at the corner of equilateral triangle of side L, then find the total force at A। भी पूछ सकता है, B पर पूछ सकता है, C पर, किसी भी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर वो आपसे
पूछेगा, हो सकता है 2 पॉइंट पे पूछते, हो सकता है बोले ए और बी पे बताइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिमिलरिटी है। चलिए अब जिस पॉइंट पर मैंने निकाला अगर मैं उसे दबा दूं, देखिए तो कितने चार्जेस होते हैं 2, तो कितने फोर्सेस होंगे ए पर, 2 फोर्सेस होंगे। एट ए देयर विल बी 2 फोर्सेस, कितने फोर्सेस होंगे भाई, 2 फोर्सेस होंगे। कौन होंगे वो, नंबर फर्स्ट फोर्स एट ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। देखिए ये ए है, यहाँ पे कितना चार्ज है Q, ये B है, यहाँ पे कितना चार्ज है Q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है L। When 2 charges are at some distance there will be force, F1 कर लेते हैं, 1/4 pi epsilon, क्या होता था, mod Q1 Q2 upon R स्क्वायर होता है, तो रखिए F1 कितना हो जाएगा 1/4 pi epsilon Q1 Q, Q2 also Q, तो कितना हो गया ये Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब आप मोड हटा सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, कोई आपने वैल्यू लिख दी ना, प्लस प्लस रख दिया, R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर L स्क्वायर, डिस्टेंस L है ना इक्वेशन में। अब फोर्स एट ए ड्यू टू C, C के कारण कितना होगा, देखिए ये A है और ये कौन है C, कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में L, यहाँ पर भी प्लस Q है, यहाँ पर भी प्लस Q, तो कितना होगा, कर लेते हैं F2 1/4 pi epsilon Q1 Q, Q2 भी Q, साइन लिखना नहीं है, Q स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है, F1 इक्वल टू है F2, देख रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम है ना, F1 इक्वल टू F2, तो दोनों की वैल्यू सेम है यहाँ पर, F1 और F2 एक दूसरे के क्या है इक्वल है। अब आ जाइए डायग्राम में, इस डायग्राम में देखें तो A, ये A है, पॉइंट A ये है, ठीक है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट है हमारा B, ये है ट्रायंगल हमारा। अब ध्यान से देखें यहाँ पर कैसा चार्ज है प्लस, यहाँ पर भी कैसा है प्लस, तो C वाला जो चार्ज होगा A को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो अलोंग द लाइन, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है अलोंग द लाइन लगेगा F2। B पर कैसा चार्ज है प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी इसे क्या करेगा रिपेल करेगा F1, तो दोनों फोर्सेस कहाँ की ओर दिखाई देंगे, बाहर की ओर दिखाई देंगे। अब ये कैसा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अगर इसके तीनों साइडें सेम है तो तीनों एंगल भी सेम हुए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 160, तो एक कितने का हुआ 60 का, 60 60 60, these two are equal and opposite, ये भी कितना हो गया 60। अब क्या कंक्लूजन आया, एट पॉइंट ए पॉइंट पे देखें हम तो एक फोर्स लगा F1 और एक लगा F2, फोर्सेस कैसे हैं, वेक्टर है, जब दो वेक्टर किसी एंगल पर लगते हैं, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पास फ्रॉम देयर सेंटर, जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों के बीच से ऊपर जाता है, F रिजल्टेंट किसका लॉ था, वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा हमेशा उनके बीच से ऊपर जाएगा, और उस रिजल्टेंट को वी नो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट याद कीजिए, वेरी गुड, क्या होता था आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्लास 11 चैप्टर वेक्टर, चैप्टर नंबर 3, अगर फंडामेंटल आप ले रहे हैं तो चैप्टर नंबर 3 है, तो वेक्टर वाले चैप्टर में रिजल्टेंट ये होगा, तो यहाँ पर इसका रिजल्टेंट हुआ एफ स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, थीटा बिटवीन देम इज फोर्स बिटवीन देम, कौन सा फोर्स लेते हैं, ये दो फोर्सेस, दो एंगल बन रहे हैं, एक नीचे भी तो बनेगा ऐसे करके 360 में से ये बनेगा 300, वो एंगल होता है जो 180 से क्या हो छोटा हो, ठीक है, उनके बीच का एंगल जो 180 से छोटा हो, ये उनके बीच वाला अंदर वाला एंगल लेते हैं, इनसाइड वाला, ठीक है, आउटर वाला एंगल नहीं लेते हैं 60 डिग्री। क्या हो गया एफ स्क्वायर F1 F2 और F1 इक्वल है, F2 की जगह क्या रख दे रहा हूं मैं, F1 रख दे रहा हूं, तो F1 स्क्वायर हो जाएगा 2F1 cos 60 कितना हो गया 1/2 कैंसिल हो गया, F स्क्वायर इक्वल टू 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कितना आ गया, F स्क्वायर इक्वल टू 3F1 स्क्वायर, F इक्वल टू हो गया √3F1, F इक्वल टू हो गया √3F1 स्क्वायर रहेगा, तो कितना आ गया √3 1/4 pi epsilon naught Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, दिस इज द आंसर, F1 की वैल्यू रख दी, दिस इज द आंसर ऑन द एट A, क्लियर।
अब ये cos 60 cos 30 इसकी वैल्यू कई बच्चों को याद नहीं होती है, कईयों को ये पता नहीं होता कि इसकी वैल्यू कैसी है, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए समझ आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये वाली वैरायटी का। देखिए आप क्या करेंगे, 4 नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 और 4, चारों को 4 से डिवाइड कर देंगे 0 से लेकर 4 तक, और चारों का क्या निकाल देंगे, रूट निकालेंगे, चारों का क्या निकाल देंगे, रूट निकालने के बाद देखिए 0 1 का रूट 1 4 का 2 निकल गया, 1 अपॉन रूट 2 आ गया, 2 का रूट अंडू 3/4 का रूट 2 और ये हो गया 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्या, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये किसकी वैल्यू होगी, साइन की, साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1/1। अब इसी को उल्टा लिख दीजिए, कॉस आ जाएगा 1 उल्टा 1 3/2 1/2 1/2 आगे ये साइन हो गया। अब 10 निकालने के लिए इसे डिवाइड कर दें, साइन 10 होता है साइन अपॉन कॉस को बोलते हैं, है ना। तो 0 को 1 से जाएगा क्या 0, इसको इससे करेंगे तो क्या ना आएगा 1 अपॉन √3, इसको करेंगे इससे डिवाइड तो 1 हो गया, ये कितना आएगा √3 और ये आ जाएगा फिर कॉस की वैल्यू। आप क्या करेंगे, इसे उल्टा लिख देंगे तो कॉट आ जाएगा, उल्टा लिखिए इन्फिनिटी √3 1/√3 0, ये क्या होगा कॉट। तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं आसानी से, कहीं पर टेबल बना लेंगे। बायोलॉजी वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बायोलॉजी वाले बच्चे इसे याद कर सकते हैं। 4 नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4 तक, चारों को 4 से डिवाइड कर देंगे सबसे बड़े नंबर से, उसका रूट निकाल देंगे 0 30 45 60। साइन है, साइन का उल्टा कॉस, साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से 10 का उल्टा कॉट आ जाएगा, आपको इतने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हमने जो डिस्कस, यहाँ पर पॉज करके आप वीडियो को रोक कर इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। मान लीजिए हमें क्वेश्चन आया, दिस इज ए ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल APC, इसके कॉर्नर है, यहाँ पर चार्ज है +q, यहाँ पर है -q, यहाँ पर है +q, साइड ऑफ दिस इज L, कितने साइड है अभी भी L भाई प्रैक्टिस के लिए। तो हमने क्या करना, फाइंड टोटल फोर्स एट B। हमने टोटल फोर्स कहाँ पर निकालना है, B पर हमने टोटल फोर्स निकालना। और टास्क टू फाइंड आउट टोटल फोर्स एट B, तो हमने टोटल फोर्स कहाँ पर निकालना है, B पर इसके टोटल फोर्स को फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द टोटल फोर्स एट B पर टोटल फोर्स क्या होगा, ये हमने चेक करना है। लेट्स सी क्या करते हैं, हाउ मेनी फोर्सेस विल बी देयर एट B, एट B देयर विल बी 2 फोर्सेस। कितने फोर्सेस होंगे, 2 फोर्सेस होंगे। देखिए B को छुपा ले तो 1 2 फोर्सेस, तो क्या होगा, फोर्स एट B ड्यू टू A कितना होगा, F1 1/4πε0 Q1 Q2 मॉड रखते हैं तो साइन रखने के क्यू रखेंगे, साइन को रखने की जरूरत नहीं क्योंकि कौन से वैल्यू रखते हैं, मॉड वैल्यू रखते हैं। तो माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं, वैल्यू से q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम L स्क्वायर, इक्वेशन 1। फिर फोर्स एट B ड्यू टू C कितना होगा, F2 1/4πε0 Q1 Q2 फिर वही, ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस L स्क्वायर, इक्वेशन 2। तो क्या आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 F1 इक्वल टू कितना है, F2, दोनों सेम है यहाँ पर भी। अब पॉइंट B को आप देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल है, ये हो गया +q -q और ये +q, यह है B। देखिए A B को B पर निकालना ना, तो A B को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा F1, C B को क्या करेगा, ये प्लस A माइनस B को अट्रैक्ट करेगा, B को नहीं B को देखना हमने, B पर क्या फर्क पड़ेगा, F2 कितना आ गया, F1 और F2 ऐसे आ गया, F1 ही हो गया F2 ही हो गया, कितने का एंगल हो गया 60 डिग्री का। फिर भाई इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, F² = F1² प्लस F2² 2F1 F2 cos थीटा, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर है, cos 60 हो जाएगा। यहां से बचा गया ना। देखिए B भी A को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अंदर को नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हम B पर देख रहे हैं, B पर देख रहे हैं तो हमें B को देखना है कि B पर क्या फर्क पड़ रहा है। A B को क्या करेगा, अट्रैक्ट,
सी बी को क्या करेगा, अट्रैक्ट। अगर सी पर निकालना होता तो बी सी को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तब यहाँ को लगता है क्योंकि सी को देख रहे हैं, तो कितना आ गया, एफ स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर, एफ वन और एफ टू सेम है, एफ टू की जगह एफ वन रख रहे हैं, एफ वन स्क्वायर 2 एफ वन कॉस 60 हो गया 1/2 कैंसिल, फिर वही आ गया एफ इक्वल टू √3 एफ वन आ जाएगा एफ वन। तो ये सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये पहली वैरायटी है जिसमें मैंने आपको सॉल्व कराया ट्रायंगल। तो आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। कल के लेक्चर में हम कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे, कूलम्ब फोर्स के किस तरह के प्यारे प्यारे ऐसे न्यूमेरिकल निकाले हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल हम, बहुत अच्छे, बहुत आसान है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे इसी समय पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।